हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अनिकेत में। आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक पढ़ाएंगे। आज आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सभी नियम, सभी रूल्स एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। आप वीडियो स्किप मत कीजिए और आप शुरू से लास्ट तक देखिए। आज आपके प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आपका एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सभी सेंटेंसेस को, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में व्हिच का प्रयोग कैसे होता है, हाउ मेनी का प्रयोग कैसे होता है, हाउ मच का प्रयोग कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पर दो ट्रांसलेशन लिखे हुए हैं, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। इसका ट्रांसलेशन हुआ आई एम सीइंग यू, आई एम रिमेंबरिंग यू। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अनुसार तो ये सही होने चाहिए, लेकिन ये गलत है। ये गलत क्यों है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस टेंस को हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, पहले हम इसकी पहचान देखते हैं, उसके बाद अपने आप ये समझ में आ जाएगा कि इसे अपूर्ण वर्तमान काल क्यों कहा जाता है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, जैसे अगर हम बात करें वह खाना खा रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो अगर हम इस वाक्य को समझें कि वह खाना खा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी उसने खाना खाया नहीं है, वह खाना खा रहा है, मतलब क्रिया पूरी नहीं हुई है, क्रिया अभी चल रही है। ऐसे वाक्यों में जो क्रिया होती है वो पूरी नहीं होती है, बल्कि चल रही होती है, इसीलिए इसे हिंदी में कहा जाता है अपूर्ण वर्तमान काल। अब आप समझ गए होंगे कि इसे अपूर्ण वर्तमान काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस टेंस की जो वर्ब्स होती हैं, क्रियाएं होती हैं, वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं होती हैं, वो अपूर्ण होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं, जिसे हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं रूल नंबर 1, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ। आप याद रखिएगा कि कोई नाम होता है तो वो एक वचनकर्ता में ही आता है, के साथ सहायक क्रिया, जिसे इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सहायक क्रिया क्या होती है, ये किस चीज़ में सहायता करती है। तो सहायक क्रिया ऐसी क्रिया होती हैं जो हमें यह बताती हैं कि वह सेंटेंस किस टेंस का है। जैसे आपको किसी सेंटेंस में डू या डज देखने को मिलेगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जैसे आपको कहीं पर हैज़ या हैव देखने को मिलेगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब का यही काम होता है कि वो बताती हैं कि कोई भी सेंटेंस किस टेंस का है। तो इसका हम रूल नंबर 1 देख लिए कि ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज का प्रयोग किया जाता है, तथा मुख्य क्रिया की पहली अवस्था अर्थात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। फार्मूला हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे अर्थात कर्ता, फिर सहायक क्रिया इज लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद अगर है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा जो बचेगा उसे हम अदर वर्ड कहते हैं वो लिखेंगे, और उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। आइए हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे वह अपने घर जा रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह है, वह की अंग्रेजी ही होती है। अभी हमने पढ़ा कि ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में इज का प्रयोग करते हैं, तो हमने इज लिख दिया। आप फार्मूला याद रखिएगा, हमने लिखा था सब्जेक्ट, उसके बाद इज, उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी है, जाना, जाना का गो होता है, हमने आईएनजी लगा दिया, गोइंग हो गया। अब कहाँ जा रहा है, अपने घर जा रहा है, तो टू हिज हाउस। वह के साथ अपने के लिए हिज का प्रयोग होता है, आप याद रखिएगा। अभी वह खाना बना रही है। अब आप क्या गलती करते हैं कि आप हिंदी में सोचते हैं कि जो शब्द पहले लिखा है वही हमारा सब्जेक्ट होगा, तो ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर तो अभी पहले लिखा है, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट पहचानने की ट्रिक होती है, हम इसमें क्वेश्चन करेंगे
कौन खाना बना रही है? वह खाना बना रही है। तो ये जो वह है ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और वह के लिए स्त्रीलिंग में हम सी का प्रयोग करते हैं। तो सी इज़ कुकिंग द फूड और ये जो अभी है इसकी मीनिंग नाउ हम सबसे लास्ट में लिखेंगे क्योंकि ये हमारा अदर वर्ड में आएगा। उसी प्रकार रमेश तुमसे मिलने आ रहा है। रमेश इज़ कमिंग, पहले हम इतने का बनाएंगे कि रमेश आ रहा है। रमेश इज कमिंग, क्या करने आ रहा है? तुमसे मिलने। तो जिन क्रियाओं के अंत में ना, नी, ने आता है उनको अंग्रेजी में लिखने से पहले हम उनके पहले टू लगा देते हैं। तो टू मीट यू, ये हो गया रमेश इज कमिंग टू मीट यू। तुम्हारे पिताजी दफ्तर जा रहे हैं। योर फादर इज गोइंग टू ऑफिस। जैसे सुरेश अपने पिता के साथ बाजार जा रहा है। तो पहले हम इतने का बनाएंगे कि सुरेश बाजार जा रहा है। सुरेश इज गोइंग टू मार्केट। अब उसके बाद हम विथ लगा देंगे और हिज फादर, अपने पिता के साथ। हमने बताया है कि कोई पुरुष शब्द हो, कोई नाम हो और वो पुरुष हो तो उसके साथ अपना के लिए हम हिज का ही प्रयोग करते हैं। तो सुरेश इज गोइंग टू मार्केट विद हिज फादर। तो आइए अब हम रूल नंबर 2 देखते हैं। यू, वी, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में आर का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया की पहली अवस्था अर्थात फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। फार्मूला हमारा पहले जैसा ही सेम है बिल्कुल, अंतर सिर्फ इतना है कि अब सब्जेक्ट हमको बहुवचन में मिलेंगे तो हम सहायक क्रिया जो इज लगाते थे अब हम इज की जगह पर सहायक क्रिया आर लगाएंगे और V1 में आईएनजी तो लगाएंगे ही और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड, उसके बाद फुल स्टॉप। तो आप अगर एक टेंस अच्छे से समझ लिए तो आपको हर एक टेंस बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आपने एक टेंस समझ लिया है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट ही, उसके सभी नियमों को अच्छे से समझ लिए हैं तो आपको हर एक टेंस आसान लगेगा। हर टेंस से फ़र्क सिर्फ इतना होता है सहायक क्रिया का और वर्ब की अवस्था का कि कौन सी फॉर्म यूज होगी, बाकी नियम तो सब सेम ही होते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा दे है और ये बहुवचन का है इसलिए हम यहाँ पर आर लगाएंगे। फिर V1 में आईएनजी प्लेइंग और क्या खेल रहा है? क्रिकेट। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। आपको यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देते हैं कि अगर कोई खेल का नाम हो जैसे क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, तो उसके पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि मैच के पहले किया जाता है क्योंकि मैच कई प्रकार का होता है। लेकिन जब किसी खेल का नाम दिया हो तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, आप इसे याद रखिएगा। तुम यह किताब खरीद रहे हो। यू आर बाइंग दिस बुक। हम अमरूद खा रहे हैं। वी आर ईटिंग गुआवा। आगे हम देखते हैं, रोहित और सोनू मैच खेल रहे हैं। अब यहाँ पर हमें दो नाम देखने को मिले, रोहित और सोनू। तो जब दो सब्जेक्ट हो और उनके बीच में और लिखा हो और तथा ये सब लिखा हो तो वो दोनों मिल के जैसे रोहित एंड सोनू, अब ये प्लूरल हो गए अर्थात ये अब बहुवचन के सब्जेक्ट हो गए। तो इनके साथ अब हम इज का प्रयोग नहीं करेंगे, इनके साथ हम आर लगाएंगे। आर प्लेइंग द मैच। हम अपना काम कर रहे हैं। वी आर डूइंग आवर वर्क। वी के साथ अपना के लिए आवर का प्रयोग किया जाता है। वे गरीबों की सहायता कर रहे हैं। दे आर हेल्पिंग द पुअर्स। तो आइए अब हम रूल नंबर 3 देखते हैं। मैं, जिसे अंग्रेजी में आई बोला जाता है, आई के साथ सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम का प्रयोग किया जाता है तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। नियम वही है, केवल सहायक क्रियाएं बदल रही हैं बस। तो जब आई हो सब्जेक्ट के रूप में तो हम ना तो इज लगाएंगे और ना ही आर लगाएंगे, तो हम सहायक क्रिया के रूप में एम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर अदर वर्ड लिखेंगे, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, मैं अपने कपड़े धुल रहा हूँ, तो सब्जेक्ट हो गया मैं, आई एम क्या कर रहा हूँ? कपड़े धुल रहा हूँ। तो धुलना को होता है वॉश, तो आईएनजी लग गया तो वॉशिंग हो गया। अगर ऑब्जेक्ट पहचानना हो कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है तो हम क्वेश्चन करेंगे क्या या किसे। तो क्या धुल रहा हूँ? अपने कपड़े धुल रहा हूँ। तो आई है तो आई के साथ अपना के लिए माई लग गया और कपड़े के लिए क्लॉथ्स लग गया। तो आई एम वॉशिंग माई क्लॉथ्स। जैसे आजकल मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो ये जो आजकल है ये हमारा अदर वर्ड में आ जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, आई हो गया, फिर एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ?
कुछ लिख रहा हूँ। तो कुछ का होता है समथिंग। तो आप अगर कंफ्यूज हैं कि हम यहाँ पर नाउ डेज को पहले लिख दें तो क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला में क्या है, मेन वर्ब के बाद हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, अदर वर्ड नहीं लिखना है। हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा अदर वर्ड में आ जाएगा, कौन सा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा? तो ऑब्जेक्ट को पहचानने की ट्रिक होती है, आप क्वेश्चन करें क्या या किसे। जैसे आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? कुछ लिख रहा हूँ। तो कुछ की मीनिंग जो होती है समथिंग, ये पहले लिखी जाएगी, और आजकल का होता है नाउअडेज, ये हमने बाद में लिखा। उसी प्रकार मैं अपने विद्यालय जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू माई स्कूल, ये हो गया आई एम गोइंग टू माई स्कूल। आपको हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट और बताते हैं कि यहाँ पर जो स्कूल लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अदर वर्ड में आएगा, कॉम्प्लीमेंट में आता है। आप कहेंगे कैसे ऑब्जेक्ट नहीं है? क्योंकि आप क्वेश्चन कीजिए, क्या नहीं जा रहा है? इस सेंटेंस में आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा। किसे नहीं जा रहा है? कोई उत्तर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इसीलिए गो और कम जिसमें आता है, ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जब हम एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि जिसमें गो और कम आता है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है। तो आइए अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस, जिसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो ऐसे वाक्यों को निगेटिव बनाने के लिए सहायक क्रिया, अब सहायक क्रिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? इज, एम और आर होती हैं। तो इन्हीं सहायक क्रिया के तुरंत बाद हमें नॉट लगा देना है। बाकी पूरा नियम हमारा पहले जैसा ही है कि अगर हिंदी में नहीं शब्द आता है बीच में तो हमें कुछ नहीं करना। जैसा कि हमने 3 सहायक क्रियाएं पढ़ी, इज, एम, आर, उन्हीं के तुरंत बाद हमको नॉट लगा देना है। बाकी हमारा पूरा नियम पहले जैसे। हम फार्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? अगर एक वचन है तो इज लगेगा, बहुवचन है तो आर लगेगा, और अगर आई है तो एम लगेगा। और उसके तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे। V1 में ING, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। तो आइए हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे शुभम अपना पाठ याद नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट हो गया शुभम। अब एक वचन है तो हम यहाँ पर इज लगा दिए, और फार्मूला में देखिए हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, तो यहाँ पर हमने नॉट लगा दिया। V1 में ING, तो V1 में ING लर्निंग हो गया। ऑब्जेक्ट, अब इसमें ऑब्जेक्ट है, क्या नहीं याद कर रहा है? अपना पाठ। तो अपना के लिए हम क्या लिखें? हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पर शुभम है और वह एक लड़का है, तो अपना के लिए हम यहाँ पर हिज लगाएंगे, और पाठ का लेसन होता है, ये हो जाएगा। दूसरा है तुम उनके साथ दिल्ली नहीं जा रहे हो, तो पहले हम इतने का बनाएंगे कि तुम दिल्ली नहीं जा रहे हो। तो यू है, यू प्लूरल में आता है, तो यहाँ पर आर लगा, और हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद नॉट, तो नॉट लगा। मेन वर्ब में ING, गोइंग हो गया। अब कहाँ नहीं जा रहे हैं? टू दिल्ली, तुम दिल्ली नहीं जा रहे हो, इतने के पहले हम बना लिए। अब आगे हम देखते हैं अदर वर्ड। उनके साथ, उनके का होता है देम और साथ का होता है विथ, तो हो गया विथ देम। यू आर नॉट गोइंग टू दिल्ली विथ देम। आगे देखते हैं, मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लग जाएगी, और सहायक क्रिया के तुरंत बाद हम नॉट लगा दिए, और मेन वर्ब क्या है? बर्बाद करना। तो बर्बाद करने का वेस्ट होता है, उसमें हम ING लगा दिए, वेस्टिंग। क्या नहीं बर्बाद कर रहा हूँ? अपना समय। आई के साथ अपना के लिए माई लगता है, समय का टाइम। आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। हो गया, कितना आसान है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम आइए आगे देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। आइए इसे समझते हैं। यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए तो सहायक क्रिया इज, एम, आर को सबसे पहले लिखते हैं। हमें कुछ नहीं करना है। अगर हिंदी में हम देखें कि क्या पहले आ रहा है, जैसे क्या वह अभी पढ़ रहा है, क्या तुम्हारे पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय जो हम सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया लिखते थे इज, एम, आर, उसी को उठाकर हमको पहले कर देना है। जैसे हम फार्मूला में देखें तो सबसे पहले अब हम सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो इज पहले लिख देंगे, बहुवचन है तो आर पहले लिख देंगे, और अगर सब्जेक्ट के रूप में आई है तो हम एम को पहले लिख देंगे। और सब्जेक्ट के बाद अब हम V1 लिखेंगे, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें ING लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में अब हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्या वह अभी पढ़ रहा है। अब यहाँ पर जो क्या शब्द है वो पहले आया है, तो अब क्या की कोई मीनिंग लिखी नहीं जाएगी, नहीं तो आप व्हाट लिखने लग जाएं, वो गलत हो जाएगा। जब क्या वाक्य के प्रारंभ में आए तो हम देखेंगे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसमें है वह,
वह के साथ सहायक क्रिया हम कौन सी लगाते थे, इज लगाते थे। तो अब उसी इज को हमको उठाकर पहले कर देना है, इज ही रीडिंग नाउ। कितना आसान है, हो गया। जैसे अगला देखें, क्या तुम दूध पी रहे हो। सबसे पहले हम पकड़ेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू। और हमने पढ़ा है कि यू के साथ जो सहायक क्रिया होती है वो आर लगती है। तो अभी तक हम यू के बाद आर लगाते आए हैं, लेकिन जब वाक्य के प्रारंभ में ही क्या शब्द आ जाए तो उसी आर को उठाकर हम पहले कर देंगे। आर यू ड्रिंकिंग मिल्क, ये भी हो गया। क्या मैं सही कर रहा हूँ। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, आई के साथ सहायक क्रिया एम होती है, तो पहले हम एम लिखेंगे, एम आई डूइंग राइट। आगे और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। क्या तुम्हारे पिताजी दफ्तर जा रहे हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे पिताजी। अब ये जो तुम्हारे पिताजी है ये एक वचन सब्जेक्ट है, आप याद रखिएगा। जैसे तुम्हारा भाई, तुम्हारी माता, तुम्हारी बहन, तो अगर योर आए और उसके बाद कुछ भी आए तो वो एक वचन ही माना जाएगा, आप याद रखिएगा। तो हमने यहाँ पर इज पहले लिखा है, इज योर फादर गोइंग टू ऑफिस। क्या अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब इसमें हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, कौन पढ़ा रहे हैं, अध्यापक। तो अब यहाँ पर देखें तो हम पढ़ा रहे हैं, मतलब बहुत से अध्यापक हैं। टीचर्स, तो यहाँ पर हम सहायक क्रिया पहले आर लिखेंगे, आर टीचर्स टीचिंग चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रन अपने आप में ही बहुवचन है, नहीं तो आप चिल्ड्रन से कर देंगे तो गलत हो जाएगा। चिल्ड्रन अपने आप में बहुवचन है। आगे देखते हैं, क्या दिनेश और सुरेश आज यहाँ आ रहे हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट देखें तो दिनेश और सुरेश ये पूरा सब्जेक्ट है। तो हमने बताया अगर दो नाम आ जाएं तो वो बहुवचन माने जाते हैं, तो इसीलिए हमने सहायक क्रिया क्या लिखी है, आर दिनेश एंड सुरेश कमिंग हियर टुडे। तो ये था हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का पहला नियम कि अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए तो कैसे बनाएंगे। अब हम देखते हैं, यदि वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि शब्द आए तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय इन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। अभी तक हमने देखा कि अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आ जाए तो हम सहायक क्रिया को पहले लिख देंगे, लेकिन अगर अब वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों ये आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो हम सहायक क्रिया को तो पहले लिखेंगे ही, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, लेकिन अब उसके भी पहले हम इन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे। जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, इन सब को हम पहले लिख देंगे सबसे पहले। फार्मूला देखते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, अर्थात जो भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया होगा, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। फिर हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे कि अगर एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर, आई है तो एम लिखेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर V1 में ING, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे तुम सफल होने के लिए क्या कर रहे हो। तो ये जो क्या शब्द है वाक्य के बीच में आया है, तो सबसे पहले तो हम क्या की मीनिंग व्हाट लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसमें तुम है, तुम की अंग्रेजी यू होती है, तो यू के साथ आर लगता है तो हम पहले आर लिख देंगे, उसके बाद यू लिखेंगे। आप फार्मूला को देखते चलिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, तो इतना हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद V1 अर्थात मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, करना, तो करना को होता है डू, ING लगा दिए, हो गया डूइंग। उसके बाद सफल होने के लिए तो टू बी सक्सेसफुल, व्हाट आर यू डूइंग टू बी सक्सेसफुल। अगला देखते हैं, वह यहाँ क्यों आ रहा है। तो इसमें क्यों शब्द बीच में आया, तो क्यों की मीनिंग वाई हमने पहले लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह है, वह के साथ इज लगता है तो इज को हमने पहले लिख दिया, ही के पहले ही। अब सब्जेक्ट लिख देंगे ही, उसके बाद कमिंग हियर। अगला देखते हैं, वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो क्यों का वाई हो गया। सब्जेक्ट यहाँ पर दे है, दे के साथ आर लगेगा तो आर को पहले लिख दिए, उसके बाद दे लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब में ING डूइंग। उसके बाद ऐसा का होता है लाइक दिस, वाई आर दे डूइंग लाइक दिस। आइए हम थोड़ा और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अभी तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ का मीनिंग होता है व्हेयर। उसके बाद सब्जेक्ट है यू तो आर लगेगी सहायक क्रिया, व्हेयर आर यू गोइंग नाउ। हम यह काम कैसे कर रहे हैं, कैसे का होता है हाउ आर वी डूइंग दिस वर्क। आज हम उन्हें क्यों बुला रहे हैं, व्हाई आर वी कॉलिंग देम टुडे। मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्यों शब्द बीच में आया तो वाई लिख दिए। सब्जेक्ट है मैं, इसकी अंग्रेजी होती है आई, तो आई के साथ एम लगता है, हमने पहले पढ़ा तो हम एम को उठा के पहले कर दिए। टीचिंग यू, व्हाई एम आई टीचिंग यू। अब हम देखते हैं, यदि वाक्य के बीच में कौन शब्द आ जाए
तो उसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। तो उसके लिए जो फार्मूला है वो सबसे अलग है। सबसे पहले हम लिखेंगे हु को और उसके साथ हम सहायक क्रिया इज लगाएंगे। अब हम नहीं ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट क्या है उसके अनुसार लगाएं इज एम आर, नहीं। जब कौन शब्द आ जाए तो हु के साथ सहायक क्रिया इज ही लगती है, क्योंकि हु को एक वचन ही माना जाता है। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे हम देखें यहाँ पर एग्जांपल, तुम्हें कौन गाली दे रहा है। सबसे पहले हमने हु लिखा, उसके बाद इज लिखा, उसके बाद अब्यूजिंग यू। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पर शुरू में ही तुम्हें आया है ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे हम लास्ट में लिखेंगे। ये कंडीशन कब लागू होती है, जब वाक्य के बीच में कौन शब्द आ जाए। आप कौन को ही सब्जेक्ट मान लीजिए, आप उसी को सब्जेक्ट मान के चलिए कि वो एक वचन का सब्जेक्ट है, और आप अफर्मेटिव के नियम के अनुसार ट्रांसलेशन कीजिए, आपका बिल्कुल सही होगा। जैसे उसे कौन पीट रहा है, हु इज बीटिंग। अब ये जो उसे है इसकी मीनिंग हिम हमने लास्ट में लिखी है। मुझे कौन बुला रहा है, हु, उसके बाद सहायक क्रिया इज, कॉलिंग, और मुझे का मी सबसे बाद में लिखा। तो आप इसे थोड़ा अच्छे से समझिए कि जब वाक्य के बीच में कौन शब्द आए तो उसका ट्रांसलेशन कैसे होता है। आइए अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगला प्रकार देखते हैं। यदि वाक्य के बीच में कितना या कितनी शब्द आ जाए तो इसकी अंग्रेजी तथा इसके साथ आए नाउन की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। अब आप यहाँ पर नोट कीजिएगा कि काउंटेबल नाउन के लिए हाउ मेनी का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ऐसी चीज़ें जिन्हें गिना जा सकता है, जब उसके लिए कितना या कितनी शब्द आए तो हम हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। और अनकाउंटेबल नाउन के लिए जिसे हम गिन नहीं सकते और उसके साथ कितना या कितनी आए तो हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे। हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हाउ मच या हाउ मेनी, उसके बाद हम लिखेंगे नाउन। अब ये नाउन क्या होता है, जैसे लिखा है कितना दूध, तो कितना के साथ दूध शब्द आया ना, तो ये एक नाउन है, तो इसकी मीनिंग भी हम पहले लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, वह कितना दूध पी रहा है, तो यहाँ पर जो कितना शब्द आया है ये दूध के लिए आया है। तो दूध को हम गिन नहीं सकते हैं, इसे नापा जा सकता है, मापा जा सकता है। तो इसके लिए अंग्रेजी में प्रयोग होगा हाउ मच। हमने फार्मूला में देखा सबसे पहले हाउ मच या हाउ मेनी लिखेंगे, तो इसमें से हमने हाउ मच लिख दिया। उसके बाद अब लिखेंगे नाउन, इसके साथ कौन सा नाउन आया है, दूध, तो हम लिखा हाउ मच मिल्क। अब देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है इसमें वह, तो वह के साथ इज का प्रयोग होगा, तो हमने इज लिख दिया ही ड्रिंकिंग। हाउ मच मिल्क इज ही ड्रिंकिंग। उसी प्रकार तुम कितनी किताबें खरीद रहे हो, तो यहाँ पर जो कितनी शब्द आया है इसके साथ कौन सा नाउन आया, किताबें। अब हम किताबों को गिन सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाउ मेनी बुक्स। सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है तो तुम के साथ आर लगेगा, हमने आर को पहले लिखा। यू बाइंग, हाउ मेनी बुक्स आर यू बाइंग। तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। आइए अब हम देखते हैं व्हिच का प्रयोग। यदि वाक्य के बीच में कौन सा या कौन सी शब्द आ जाए तो इसकी अंग्रेजी तथा इसके साथ आए नाउन की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। जैसे अभी हमने हाउ मच हाउ मेनी वाला देखा। नियम क्या है इसका फार्मूला, सबसे पहले हम व्हिच लिखेंगे, लेकिन अब यहाँ पर आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नहीं देखना है, सबके साथ व्हिच का ही प्रयोग होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे व्हिच, उसके बाद नाउन अर्थात जिसके साथ जो शब्द आएगा, जैसे कौन सा फूल, तो कौन सा हो जाएगा व्हिच, और इसके साथ हम फ्लावर को भी पहले लिख देंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, तुम कौन सा फूल तोड़ रहे हो, तो यहाँ पर कौन सा फूल है, कौन सा फूल, तो कौन सा हो जाएगा व्हिच, और फूल के लिए फ्लावर, इसको हम सबसे पहले लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा है व्हिच, उसके बाद नाउन। उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के साथ आर लगेगा, तो आर को पहले लिख देंगे आर यू प्लकिंग, व्हिच फ्लावर आर यू प्लकिंग। वह अभी कौन सी किताब पढ़ रहा है, तो कौन सी किताब हो जाएगा व्हिच बुक, सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए इज ही रीडिंग नाउ, व्हिच बुक इज ही रीडिंग नाउ। अगला देखते हैं, रमेश कौन सी कार खरीद रहा है, तो कौन सी कार, व्हिच कार इज रमेश बाइंग। आगे देखते हैं, वे कौन सी पेन चुरा रहे हैं, तो व्हिच पेन, सब्जेक्ट है वे, तो यहाँ पर लगेगा आर दे स्टीलिंग, व्हिच पेन आर दे स्टीलिंग। तो यदि वाक्य इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों हो तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नोट लगाएंगे। अब ये जो नियम है, चाहे वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए या वाक्य के बीच में क्या कब कहाँ कैसे आए, चाहे जो हो, हमें सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाना है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें,
क्या वह अभी नहीं पढ़ रहा है? तो वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आया, तो इसका ट्रांसलेशन तो हम पहले नियम के अनुसार ही करेंगे जो हमने पहले पढ़ा है कि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आया तो हम सहायक क्रिया को पहले कर देंगे। लेकिन यहाँ पर नहीं शब्द भी आया है तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। इज ही नॉट रीडिंग नाउ। जैसे अगला है, मैं अपने परिवार के लिए क्या नहीं कर रहा हूँ, तो व्हाट एम आई सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लगा देंगे नॉट डूइंग फॉर माई फैमिली। वे आज तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, वाई आर दे सब्जेक्ट हो गया दे, इसके बाद लगा देंगे नॉट टीचिंग यू टुडे। अगला देखते हैं, हम कहाँ नहीं जा रहे हैं, वेयर आर वी सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट गोइंग। तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। अगर वाक्य के बीच में कौन शब्द आए और तब भी नहीं शब्द आए तो हम सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाएंगे। जैसे तुम्हें कौन नहीं पढ़ा रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा हु इज़ नॉट टीचिंग यू। तो अगर कौन शब्द आए तो हम सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाएंगे। बाकी कैसा भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, अगर वो निगेटिव भी है तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, जैसा कि आपने इन सब में देखा। आइए अब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के कुछ अपवाद देख लेते हैं, तो आप इनको रट लीजिएगा कि बिलीव मतलब होता है विश्वास करना, केयर मतलब परवाह करना, फील मतलब महसूस करना, हियर मतलब सुनना, लाइक मतलब पसंद करना, एक्सपेक्ट मतलब आशा करना, नो मतलब जानना, रिमेंबर मतलब याद करना, टेस्ट मतलब होता है स्वाद लेना, वांट मतलब चाहना और फॉरगेट मतलब भूलना। इन सभी क्रियाओं में कभी आईएनजी नहीं जुड़ता। इनका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह ही होता है। अर्थात जैसे अगर एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर लिखा है मैं तुम्हें जान रहा हूँ, तो इसका तो ट्रांसलेशन होना चाहिए आई एम नोइंग यू, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इन सभी क्रियाओं में कभी भी आईएनजी नहीं जुड़ता है। इसका ट्रांसलेशन होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार। ये है तो कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे इंडेफिनिट के नियम से। आई नो यू, जैसे मैं तुम्हारा नाम याद कर रहा हूँ, आई एम रिमेंबरिंग योर नेम नहीं होगा, ये होगा आई रिमेंबर योर नेम। मैं इसे महसूस कर रहा हूँ, आई फील इट। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आई एम सीइंग यू नहीं होगा, क्योंकि सी में आईएनजी नहीं जुड़ता, आई सी यू होगा। अगला देखते हैं, वह तुम्हें पसंद कर रहा है। अगर आप बोल देंगे ही इज़ लाइकिंग यू तो गलत हो जाएगा, ही लाइक्स यू। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार चल रहा है। मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, आई हियर यू। मैं अपना पर्स भूल रहा हूँ, आई फॉरगेट माई पर्स। पर्स की स्पेलिंग यहाँ पर डबल पी नहीं होगा, सिंगल पी ही रहेगा, PURSE। तो आई होप आज आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप कमेंट में भी अपने डाउट को जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।